हेलो गाइस, लेट्स रिवाइज कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री टुगेदर। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, जितना भी इम्पोर्टेंट होगा आई ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो पहले तो कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर्मेलिटी क्या होती है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी इज़ हमारा जैसे मोलैरिटी होती है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जैसे फॉर्मेलिटी होती है हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसको हम लोग जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, और हम लोग मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मास अपॉन फॉर्मूला मास की फॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला मास भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट ऐसे कहते हैं। अब कुछ एक और हमारा एक और इफ़ यू वांट टू नो एक टॉप चीज़ है कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। कुछ उस चैप्टर का मैंने पिक किया है जो कि हेडिंग से मैं बता दूँ। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अगर पूछा जाएगा तो मतलब उसका 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सेंटीमीटर क्यूब नहीं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। इससे जैसे ये कन्वर्जन याद रखना है। 22.4 लीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो 22400 cc के बराबर होता है, यानी कि इंटू 10 किया 10 हुआ, इंटू 100 और किया तो 1000, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc हमारा मिल रहा है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है 18 ml वाटर अगर दिया है हम लोग को, तो ये बात याद में रखनी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा वाटर का 1 ग्राम पर ml हमारे वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है तो फिर अगर हमें बोला जाएगा, तो अगर 1 ग्राम पर ml उसका वो है, तो हमारा उसका अगर पूछेंगे वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है, ये दिया है, तो मास पूछेंगे तो उसको सिंपल मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हमारा मास 18 ग्राम आ गया। तो जहाँ पे भी 18 ml वाटर मेंशन होगा, फील फ्री टू टेक इट एज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। इट विल ईज योर कैलकुलेशन। नाउ अगर ppm दिया है, अगर ppm निकालना है हम लोग को, क्वेश्चन में कुछ दिया है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन बताती हूँ ppm का। सपोज यू हैव क्या कहते हैं कि गिव मी अ सेकेंड, हाँ, 10 ग्राम CaCO3 इन 1 kg सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे दिया है। तो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm। तो बेसिकली मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा रुको यार, मैं थोड़ा ना ढंग से लिखती हूँ। आई शुड चेंज माई निब, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो दिया है 10 ग्राम CaCO3 और दिया है 1 kg सोल्यूशन में, ठीक है। तो ppm में कैसे निकालेंगे, तो पता है मास अपॉन सोल्यूशन का मास इंटू 10⁶। 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं ना, दोनों को एक टर्म में लिखते हैं, ग्राम अपॉन ग्राम या kg अपॉन kg, ठीक है। इंटू 10⁶ करोगे तो आएगा 10⁴ ppm, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज, अगर 70% नहीं, अगर ये नहीं 70% वाला नहीं, मान लो अगर 5 मोलल है, ये 5 मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया, देन फाइंड ppm कॉन्सेंट्रेशन। 5 मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया दिया है, तो समझ लो 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट,
ठीक है। अब यूरिया का 5 मोल मतलब कितना मास, 5 × 60 विल बी द मास ऑफ यूरिया अपॉन 1 kg इज 1000 इंटू ppm 10⁻6। अभी 1 kg याद रखना है कि ये 1000 kg इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो मोलालिटी लेते हैं ना हम लोग, मोलालिटी जो लेते हैं उसमें जो ये नीचे लेते हैं वो मास ऑफ वो मास ऑफ पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं पूरा, ठीक है। जब हम लोग इसका ppm करते हैं ना, ppm में लेते हैं। मोलालिटी में तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। जैसे 5 मोल यूरिया इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये हम लोग को एक चीज़ मार्क करनी है, मोलालिटी में हम लोग सॉल्वेंट इन kg एंड ppm में सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मास पूरा, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग वैसे नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये याद रखना है कि ppm अगर तुम्हें दिया होगा कहीं 1000 kg सॉल्वेंट दिया होगा तो ppm मार्क करके आ जाओगे और पूरा गलत हो जाएगा। याद रखना है कि अगर मास ऑफ, अगर ये जैसे हमें मोलालिटी दिया है, हमने इसे 1000 ले लिया, बिग मिस्टेक। हमें नीचे क्या लेना है, 1000 + 5 × 60 पूरा सोल्यूशन का मास। 5 × 6 5 30 300, ठीक है। और नीचे 1000 + 300 1300 इंटू 10⁻6। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इससे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नॉट सॉल्वेंट, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हम बताएंगे। तो एक सवाल हमारा आता है विच इज़ इंटरेस्टिंग, तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। मान लो 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में, देन बताओ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 1 लीटर वाटर, बताओ मोलारिटी क्या होगा। निकल आएगा यूरिया का मास 120/60 अपॉन पूरा वॉल्यूम 1, तो 2 मोल आ गया। अब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये तो आसान था। अभी मान लो हम लोग को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.12 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम उससे पहले मास ऑफ वाटर निकालेंगे। टोटल मास ऑफ वाटर कितना है, 1 लीटर पानी में कितना मास होगा, ठीक है। निकालने के लिए क्या है, पहले 1 लीटर पानी को ml में कन्वर्ट करोगे। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml हमें ml में याद है, तो ये 1000 ml हो गया वाटर का इंटू 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम हो गया। जितना मिली लीटर, समझ जितना हमारा पानी दिया है, जितना मिलीलीटर पानी है उतना ग्राम पानी होगा। 1 लीटर पानी है, 1000 ml पानी है, 1000 ग्राम पानी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया सोल्यूशन का, 120 ग्राम यूरिया, 1000 ग्राम पानी, तो 1120 हो गया हमारा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू, मतलब अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, मास पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी इनटू मास, नहीं सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना। अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। मास 1220 अपॉन 1.12, तो 1000 ml पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। दिस इज वन वे, दिस गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कैलकुलेशंस वर्क। नाउ अगर एक क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया है 1 लीटर पानी में, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन निकालो अगर उसकी डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml दी है। तो ये याद रखना है कि डेंसिटी का कैसे वर्कआउट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दी है तो उसको कैलकुलेशन में कैसे वर्कआउट करना है, क्योंकि डेंसिटी जो भी होता है ना वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम मान लो 120 ग्राम यूरिया है और 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मतलब
1000 ग्राम्स पानी है। 1000 ग्राम्स मतलब 1120 ग्राम हम लोग का सोल्यूशन है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, इससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया तो मोलारिटी हम निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ यूरिया 120/60 एंड और इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1120 अपॉन हमारा 1.12 जो भी इसका डेंसिटी था, 1.15 जो भी हमें डेंसिटी दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, वर्कआउट हो जाएगा। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, दिस इज़ हाउ इट्स डन। अब एक और क्वेश्चन है। 120 ग्राम यूरिया है 500 ml पानी में, डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, सो देन फाइंड इट्स मोलारिटी। हो जाएगा 120 ग्राम यूरिया 500 ml सोल्यूशन में, डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, तो उसका मोलारिटी क्या होगा? तो m इज़ इक्वल टू 120/60, 2 मोल हो गया यूरिया का, डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, तो हाफ लीटर है ये, अपॉन 10 और डाइल्यूट कर दो। ठीक है, 500 ml को लीटर में लिया, हाफ लीटर, इसको और 10 से वो कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, बट डिनोमिनेटर में ही आएगा 1/20, तो 40 ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर 40 चला गया। तो नॉर्मली हम लोगों का क्या हो रहा था इसमें कि क्या कहते हैं कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि मोल्स हम लोग डाइल्यूट टू 10 टाइम्स, मतलब कि 10 टाइम डाइल्यूट हो गया, 10 वॉल्यूम बाय 10 टाइम्स बढ़ गया, तो उसको 10 ऊपर आ जाएगा, सॉरी डिवाइड इधर नहीं आएगा। 10 टाइम्स ये हाफ लीटर वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 0.4 m हमारा मोलारिटी। अब नेक्स्ट करें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन है फिर कि हमें बताइए आप रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू बी मिक्स टू ऑब्टेन 4 लीटर 3.5 m NaOH सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम का रेशो चाहिए 2m, मतलब पूछ रहा है 2 मोलर और 4 मोलर सोल्यूशन कैसे कंबाइन करें NaOH के कि हमें मिक्सचर में मिले 4 लीटर 3.5 m NaOH। तो इसके किस रेशो में कंबाइन करें 2 मोलर और 4 मोलर कि मिलके 3.5 मोलर NaOH बनाए और 4 लीटर बनाए। तो पहले तो ये याद रख लो कि 4 लीटर टोटल है, तो ये भी x/4 होगा, ये y/4 होगा, मतलब इसको मिला के जो इसका वॉल्यूम V1 और V2 मिला के ये तो ये फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है। तो बताना है किस रेशो में मिल रहे हैं। तो पहले तो हमें याद रखना है कि इसका x ही मानो, x/4 मत मानो, बस ये मानो कि x + y = 4। तो एक इक्वेशन है x + y = 4। एक इक्वेशन है क्या कहते हैं कि सबके मोल्स को इक्वल कर दो, तो 2m × x + 4m × y = 4l = 4 × 3.5 m। mm तो बस एक यूनिट है, mm क्यों ही लगाना है, mm हटा दो, फालतू वेरिएबल्स के लिए हो तो बस एक यूनिट है। 2x + 2y = 4 × 3.5। ठीक है, 2x 2 × x + y = 4 × 3.5, 2 2 ज़ा 4, x + y = 7। ठीक है, नहीं सॉरी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? 2 2 ज़ा 4, 2 × 3.5 is 7, probably I did something। देखो इक्वेशन कैसे बन रही है हमारी, 2 × x = प्लस 2 × y, 2 × x + 2, ये 2 × y क्योंकि 4 × y होगा, 4 मिल रहा था ना, तो 2 × x + 2y। ठीक है, x + 2y = 7, ये दो इक्वेशन बन गई। जब हम x + 2y = 7 और x + y = 4 को सॉल्व करते हैं, तो x से दोनों को माइनस कर दोगे ना ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से, तो क्या मिलेगा, y = 3।
ठीक है, y3 मिल गया। अगर y3 2 6 x 1 हो जाएगा हम लोग का। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वाला 3 लीटर है, इसका 1 लीटर, 3 लीटर 1 लीटर। ठीक है, ये हमारा इस तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वी हैव चलिए ये वाला डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन कि मान लेते हैं मोलारिटी ऑफ H2SO4 18 m है। ठीक है, डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। मोलारिटी क्या होगी, ये तो आ ही जाएगा। अब 18 m है, जब कोई चीज़ जैसे 18 मोलर दी हो कोई ऐसी चीज़, तो मान लो 18 मोल्स हैं इन 1 लीटर। ठीक है, 18 मोल्स 1 लीटर में है। 1 लीटर सॉल्वेंट में 18 मोल्स हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी एक चीज़ याद रखनी है, लेकिन देखो सॉल्वेंट यहाँ पे ये याद रखना है कि जब मोलर होगा, कैपिटल M होगा, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्वेंट नहीं लेंगे। लेकिन जब मोलर होगा, मतलब मोलर होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मोलर होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो देखो जब वॉल्यूम लेंगे तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, जब मास लेंगे तो बस सॉल्वेंट का वॉल्यूम मास लेंगे। और मास मोलारिटी में लिया जाता है, इसलिए मोलारिटी में ही मास लेना है, इसमें नहीं लेना। अब ये आ जाएगा 18 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतना लीटर सॉल्यूशन आ गया। निकालना क्या है हम लोग को, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी दी है, मतलब हम लोग को मोल्स दिए हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बेसिकली। कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दी है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो अगर हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 है और डेंसिटी 1.8 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1800 हो गया। 1800 ग्राम में से H2SO4 18 मोल H2SO4 का मास माइनस कर दो। इतने पूरे सॉल्यूशन के मास में 18 मोल जो H2SO4 का मास है वो माइनस कर दो। 18 मोल इंटू 98 इज़ द मास ऑफ H2SO4, 1784। इस फिगर से माइनस कर दो, यही होगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 36 आएगा। इस 36 को हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब जब हम लिखेंगे मोलारिटी, तो 18 मोल अपॉन 36, तो ग्राम में आया 36 अपॉन 1000 kg, हमारा अराउंड 500 के करीब आएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। मान लो डेंसिटी दिया है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1. हाँ, अगर दिया है कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का हमारा डेंसिटी 1.25 है, देन मोलारिटी क्या होगी इसकी। तो ये तो अब हो जाएगा, ऐसे होगा कि हमारा क्या कहते हैं कि अगर 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आ जाएगा। फाइंड मोलारिटी ऑफ 3 मोल यूरिया सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम। आई थिंक ये भी आ जाएगा। चलिए एक ये लास्ट ट्राई करते हैं डेंसिटी वाला, फिर इस डेंसिटी को अपनी आखिरी सलामी देते हैं। विच इज़ की बोल रहा है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड मास ऑफ 3m यूरिया इफ डेंसिटी इज़ 1.2 ग्राम पर ml। तो कैसे होगा, मोलारिटी निकालनी है और मोलारिटी 3 में मोलारिटी दी है। मोलारिटी मतलब क्या होता है, मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, 3 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, यही होती है मोलारिटी। मोलारिटी 3 दी है। अब हमें डेंसिटी दी है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या दी है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आ गया डेटा। इस डेटा से हमें समझ आया 1000 kg सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट का, लेकिन डेंसिटी हमें दी है सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं दी है।
तो पहले सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो पहले सॉल्यूशन का मास लेंगे 1000 + 3 × 60, क्योंकि मास ऑफ यूरिया 60, टोटल मास ऑफ द थिंग इज़ ये 1800 कुछ आएगा इसका टोटल मास। अब ये टोटल मास सॉल्यूशन जब आ गया, इसको तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो वॉल्यूम में से हम लोग क्या कहते हैं कि फिर वॉल्यूम आ गया तो मोलालिटी तो आ ही जाएगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी एक क्वेश्चन आपको मोल फ्रैक्शन पे अब होगा, तो मोलालिटी वाला टॉपिक आपका हो गया है। अब आपका मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो मोल फ्रैक्शन बोल रहे, तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूट है वो 1 मोल है, ठीक है, और वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी के सॉल्यूशन में है। पानी का 1000 kg पानी, 1000 ग्राम पानी, 1 kg पानी, 1 मोल मतलब 1 मोल इन 1000 ग्राम या 1 kg। 1 kg पानी यानी कि 1000 ग्राम, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम मतलब 1000 मतलब चलो वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1000 ग्राम का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल, 1000 ग्राम देख लें मोल कितने पानी के, तो 1000/18, 1000/18 से हमारे मोल्स ऑफ पानी आ गए, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है 1, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 1/1 + 1000/18, ऐसे ही होगा, ठीक है। 1000/18 एक रिकरेंट नंबर है, इसलिए इसको 55.5 याद रखना है, इसको हो सके तो याद ही रख लीजिए क्योंकि इट्स रिकरिंग नंबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एक्वस सोल्यूशन में 0.25 है, तो बताओ मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन में यूरिया का मोल फ्रैक्शन ये है, एक्वस सोल्यूशन जहाँ बोले समझ लो पानी है, 0.25 यूरिया का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मोल ऑफ यूरिया, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन n ऑफ यूरिया प्लस एक्वस सोल्यूशन है। तो ये जानना है कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया हो 0.25, तो अज्यूम करना है कि अज्यूम करना, समझ लो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना हुआ 0.75 बचा हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.25, n ऑफ H2O अपॉन n ऑफ H2O प्लस n ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.75। क्या करना है, इसमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है ताकि ये दोनों कट जाए, ठीक है। जब कटेगा तो n ऑफ यूरिया अपन n ऑफ पानी करेंगे तो 1:3 आएगा, तो मोल्स ऑफ यूरिया 1 आ गया, मोल्स ऑफ पानी 3 आ गया। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है कि अगर कोई ऐसा मोल फ्रैक्शन का सवाल आता है तो फंबल नहीं करना है, थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर पॉसिबल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया है तो पानी का भी मोल फ्रैक्शन निकालो और दोनों की इक्वेशन को कैंसिल कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इफ़ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 12% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो इट इज़ कंबाइनिंग डेंसिटी, मास, मोलारिटी, मोल, एवरीथिंग, ठीक है। तो 12% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट 12% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि 12% मतलब पहले तो इस नंबर को लिखना सीखिए। 12% मतलब 12/100। तो ये दिया है कि वेट बाय वॉल्यूम 12/100 है, मतलब 12 ग्राम होगा इन 100 ml, ठीक है, क्योंकि एक ही यूनिट में लेते हैं ग्राम पर ml, kg पर लीटर। तो अगर तो ग्राम पर ml ले रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है सीन कि मान लो ऊपर 1000 kg, ऊपर 1000 ग्राम है, ठीक है, और नीचे 1 लीटर है,
तो 1 लीटर को अगर आप ml में मतलब बेसिकली सेइंग इट कि ये काटे जाता है, ठीक है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है। और अगर रिड्यूस होगा तो ये नंबर नहीं आएगा। तो whenever you get such a ratio, assume it in same terms like ग्राम, अगर ऊपर ग्राम वेट ग्राम में, नीचे वॉल्यूम ml में होगा। अगर ऊपर वेट kg में है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में होगा। सेम टाइप ऑफ समझो, ये रेशो भी आपका मतलब उसी तरीके से लेना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक बार ये आ गया आपका कि 12 ग्राम यूरिया का वेट है और सॉल्यूशन है, तो मतलब 100 ml पानी है, ठीक है। तो आराम से आपका सब कुछ आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है हम लोग को 1.2 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी दिया है तो हम लोग मास भी तो निकाल सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, यूरिया सॉल्यूशन है ये, यूरिया सॉल्यूशन, तो ये अगर दिया होगा 12% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, मतलब ये वेट यूरिया का है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास आ गया तो मोलारिटी आ गई। फिर मोलारिटी करनी है। मोलारिटी कैसे करेंगे? तो अगर इफ़ यू हैव सॉल्यूशन का मास अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास है ना और आपके पास सॉल्वेंट के मोल्स हैं, तो आप सॉल्यूशन के मास को सॉल्वेंट के मास से सब्ट्रैक्ट, आप सॉल्यूट के मास से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा इन केजी। जैसे केजी में आंसर आया उसको यूज़ करिए और उसको आगे डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, चलिए ये देख लीजिए एक बार कि मान लो मास ऑफ एक अच्छा क्वेश्चन है which you might like, which is कि मास ऑफ 70% HNO3 required to prep 250 ml 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। तो ये एक सवाल है हम लोगों का कि मास ऑफ 70% निकालना है जो कि रिक्वायर हो रहा है 200 ml। तो कितना, तुम ये समझ लो, मास ऑफ 70% HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2m HNO3 सॉल्यूशन। तो 250 तो कितना रिक्वायर होगा 70% HNO3, मतलब इसको समझो कि मास ऑफ 70% HNO3, ठीक है। 70% HNO3 मतलब कि कोई भी 100 लीटर सॉल्यूशन या मास चाहिए ना 70% HNO3 का, तो बोल रहे हैं कि मतलब अगर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन होता होगा तो उसमें 70 ग्राम ही HNO3 मिल पा रहा होगा। तो पूछ रहे हैं कि इसमें ये जो 250 ml 2m HNO3 है, इसका कितना मास हम लोग को चाहिए कि हम लोग का 70 ग्राम HNO3 हम बना पाएँ, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग इसका निकालेंगे कि ये है कितना, ठीक है। मास 70 HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो कितना मास चाहिए होगा ये प्रिपेयर करने के लिए। तो 2 मोलर, x मोल्स दिए नहीं है, और लीटर दिया है 1/4 250 ml, उधर गया 2/4 तो 1/2 0.5, तो मोल्स हो गए 0.5। HNO3 का मास होता है हमारा 63, तो 0.5 का तो मतलब 31.5 ग्राम HNO3 हमको इतने से मिल रहा है, ठीक है। तो ये समझो अगर 100 ग्राम में 70 ग्राम HNO3 मिल रहा है
तो कितने ग्राम में 31.5 ग्राम HNO3 मिलेगा, समझे? तो कितना 70% HNO3 सोल्यूशन में कितना सोल्यूशन ऐसा हो कि 31.5 मिल जाए। तो अगर 100 ग्राम में 70 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम में 70/100 HNO3 मिल रहा होगा, 70/100 ग्राम HNO3 मिल रहा होगा। तो 31.5 ग्राम में 70/100 इंटू 31.5 करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, तो मतलब आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। ऑपोजिट ले लिया मैंने। ऐसे लिखते हैं कि कितना मास ऑफ सॉल्यूशन बताना पड़ेगा ना हम लोगों को, कि 70 ग्राम HNO3 हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिल रही है। ठीक है, तो 1 ग्राम HNO3 हमें 100/70 ग्राम सॉल्यूशन में मिलेगी, और 31.5 ग्राम HNO3 हम लोगों को 100/70 अपॉन इंटू 31.5 में हमें इतना ग्राम सॉल्यूशन में हमें HNO3 मिलेगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कर चुके हैं। पार्ट्स पर मिलियन हो गया। याद रखना है ppm में डिनोमिनेटर में पूरा सॉल्यूशन का मास लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें अबाउट n फैक्टर और ये सब भी कर लेते हैं, जस्ट टू कंप्लीट इट एंड देन वी कैन गो अबाउट आवर डे। तो फॉर स्टार्टर्स हम लोग को कुछ जैसे कि हम लोगों ने 18 ml ये सब हमने कर लिया। अब नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी इनटू n फैक्टर। या अगर नहीं ये समझ आए, या ये समझ आना तो चाहिए, समझ आ जाए तो उसके बाद अगर हम लोग बताएं तो ये नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी होती है। अब सवाल ये आता है कि एक क्वेश्चन में हम लोग इक्विवेलेंट्स निकालें कैसे। तो इक्विवेलेंट्स हमारे ऐसे निकलते हैं कि तुमने देखा मोलारिटी, मैंने बताया था ना, नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो। अब इतनी छोटी सी लाइन को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसे करें कि मोलारिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो हम तो ये तो पता है नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी सब में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ये तो याद रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो बचा वो ऊपर का टर्म ही तो हमारा बन रहा है इक्विवेलेंट्स। तो मोल्स इनटू n फैक्टर हमारे इक्विवेलेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर, मतलब सेम है, मोलर मास इनटू n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट होता है। अगर आपका कोई मोलर मास आया और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। डिवाइड कर दो मोलर मास को n फैक्टर से तो इक्विवेलेंट वेट होता है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? वो होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो होता ही है बाय इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आता है नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अभी व्हाट एल्स इज़ देयर इज़, चलो n फैक्टर के बारे में बात करते हैं। NaOH, तो n फैक्टर कैसे होता है, कितने रिप्लेसेबल OH माइनस या H प्लस आयन्स हैं
इससे एन फैक्टर निकलता है, तो इसमें एक ओ एच माइनस है तो एक एन फैक्टर होगा। के ओ एच का एन फैक्टर एक, ए एल ओ एच होल थ्राइस तो कितने रिप्लेसेबल ओ एच माइनस या एच प्लस, 3 एन फैक्टर होगा ए एल ओ एच होल थ्राइस का। बी ए ओ एच होल ट्वाइस का 2, एच प्लस का 1, एन ए प्लस का 1, एम जी 2 प्लस का 2, अभी एस ओ 4 2 माइनस का, अब इस पे चार्ज देखो 2 है, पी ओ 4 3 माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि पी ओ 4 तो 3 एच से कंबाइन करके एच 3 पी ओ 4 टाइप बनाता है ना, तो 3। अब कुछ कुछ स्पेशल केसेस है ये याद रखना है, क्योंकि एक एज एन एक्सेप्शन पूछ लेते हैं। H3PO2 का H3PO2 का तो इसका हमारा होता है 1, H3PO4 माइनस का 3 है। देखो इसमें क्या हुआ है, 2 O बढ़ गए हैं, ठीक है, तो 3 हो गया। H3PO4 2, 2 O बढ़ गए, एक माइनस बढ़ गया, 2 O इसमें बढ़ गए। पहले इनिशियली स्टार्टिंग में H3PO2 स्टार्टिंग फेज 1, नेक्स्ट वाले H3PO4 माइनस में 2 तो O बढ़ गया और एक माइनस बढ़ गया, 2 + 1 3। फिर इसमें क्या है, कोई याद करने का तरीका है, सेंस नहीं बनाएगा। H3PO4 में क्या है कि 2 O ही बढ़े हैं बस फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो सिर्फ 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फॉर सॉल्ट्स अगर बोलते हैं ना, मान लो सॉल्ट है ना, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हैं किसी सॉल्ट का। मानो NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, AlCl3 भी एक सॉल्ट है, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्या है, LCl3 पे 3, इस पे NaCl 1, MgCl2 पे 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा कुछ ज़रूरी इसमें क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन कर लिया, मोलारिटी कर लिया, नॉर्मेलिटी कर लिया, एन फैक्टर कर लिया। अब व्हाट डू वी हैव लेफ्ट, हाँ एक एसिड्स में एक ये भी है यार, H2SO4 वाला। H2SO4 का SO4 2 माइनस होता है ना, तो इसका 2 हो जाएगा H2SO4 का, और HNO3 का 1 ही होगा, क्योंकि H प्लस आयन तो एक ही है रिप्लेसेबल। और H2SO3 का एक H2SO4 होना चाहिए, लेकिन SO3 2 माइनस 2 हो जाएगा H2SO3 का। H2CO3 का भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसेबल H2 है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। I hope you all are able to understand it. Okay, let's get on. इतना हो गया हम लोगों का। I think N factor is completely covered. अब थोड़ा सा हमारा इक्विवेलेंट वेट वाला पॉइंट वाला थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट और ये सब, एंड देन आई थिंक हम लोग का मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी डन। तो देखो कुछ हेड्स अप, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो नॉर्मलिटी में तो कर ही लिया हम लोगों ने,
चलो एक सवाल है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स वगैरह तो नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मान लो अगर 4 मोल HNO3 दिया है तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स इनटू n फैक्टर। तो 4 मोल HNO3 दिया होगा तो मोल इंटू 4/1, तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मास अपॉन n फैक्टर कर दोगे, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर। नॉर्मैलिटी निकालना हो तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर कर दोगे। अगर मान लो दिया हो नॉर्मैलिटी ऑफ 50 ग्राम CaCO3 निकालना है 500 ml सोल्यूशन में, तो 50 ग्राम तो पहले मोलारिटी निकालोगे, मोलारिटी इंटू n फैक्टर कर दोगे। CO3 का n फैक्टर क्या होगा? तो याद देखना है Ca2+ होता है ना, तो CaCO3 का n फैक्टर 2 हो जाएगा। याद को Ca2+ होता है तो CaCO3 का n फैक्टर 2 हो जाएगा। फिर नॉर्मैलिटी, अब एक सवाल आता है, नॉर्मैलिटी निकालो ऑफ 4.1 ग्राम yes 4.1 ग्राम H3PO3 in 100 ml solution, या 4.1 ग्राम H3PO3 in 100 ml solution, ये हमें दिया है। या सो 4.1 ग्राम H3PO3 100 ml solution, नॉर्मैलिटी निकालनी है, कहते मोलारिटी इंटू n फैक्टर। H3PO3 का क्या होगा? तो H3PO3 का हमारा ये n फैक्टर क्या होगा? तो H3PO3 का हम लोग को याद रखना है, H3PO3 का हम लोग का n फैक्टर होगा 2, ठीक है। तो मोलारिटी आ जाएगी मोल्स 4.1 अपॉन मास ऑफ H3PO3 अपॉन वॉल्यूम, और ये आ गया मोलारिटी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मैलिटी आ जाएगा। अब कुछ सवाल हैं जो अच्छे हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, विच इज़ कि क्या कहते हैं कि हमारा जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, तो ये टिप्स पे रहने चाहिए कि एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 है m/5, मतलब मास ऑफ KMnO4 अपॉन 5। न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में है हमारा m/3, और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हमारा है m, बस m। K2Cr2O7 6 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे तो हमारा है 2Cr+3, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये होता है, और E इज इक्वल टू m/6। K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम m/6 होता है। तो ये कुछ चीज़ें तो याद रहनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग का क्या कहते हैं कि इतना हो गया। अभी अगर क्वेश्चन आया है 0.5 ग्राम ऑफ अ बेस was completely neutralized by 100 ml of 0.2 n of acid, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या है? तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दो ना, जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल करते हैं। तो 0.5 ग्राम अपॉन x
0.5 mass upon number of equivalents is equal to 0.1 100 ml normality into वॉल्यूम 0.2। तो ये इसके नंबर ऑफ मास अपॉन वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, ई कितना हो गया 25 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक सेकंड, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ डाइवेलेंट मेटल इज़ 24। तो डाइवेलेंट मतलब ऐसे M2+ होगा। तो बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2+ डाइवेलेंसी वाला मेटल का है 24। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट SCP by 12 gram of same metal when added to excess of an acid is। तो मतलब मेटल पे एसिड डाला तो कितना 12 ग्राम मेटल है, इस पे हमने एसिड डाला तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन लिबरेट होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज़ ये। तो देखो, अगर मान लो मेटल हमारा MgCl2 है, तो ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है ना मेटल से। मेटल पे एसिड डाला, मान लो MgCl, या फिर सिर्फ मान लो Mg मानो प्लस HCl मानो। ठीक है, 2 HCl। तो Mg प्लस 2 HCl क्या होगा, MgCl2 प्लस H2। ठीक है। तो एक मेटल की वजह से एक हाइड्रोजन मिला हम लोगों को, हाइड्रोजन गैस का एक। ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन कर दो। इक्विवेलेंट मास पता है मेटल का 24 है। तो इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 अपॉन मास अपॉन एन फैक्टर भी होता है, या मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी होता है। तो मास अपॉन एन फैक्टर तो इक्विवेलेंट वेट हो गया। नहीं, हम लोग को इक्विवेलेंट मास है ना, तो मास हाइड्रोजन का अपॉन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कर दो, या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन फैक्टर कर दो। ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हम लोग अब क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट मेटल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के बराबर कर दिया। 12 ग्राम मेटल लिया है ना हम लोगों ने, तो मास ऑफ मेटल पता है। तो 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन लिबरेट है। तो जितना मोल हाइड्रोजन लिबरेट है n, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन 2, क्योंकि H2 है तो H प्लस मिलेगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 1/4, और वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 अपॉन 4, 5.6 लीटर। तो जब ये इक्विवेलेंट वेट्स वाला दिया होगा ना कॉन्सेप्ट, तो हमेशा ये याद रखना कि सिंपली हम लोग ठीक है, इतना हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा। नाउ वी आर डन विद दिस। तो हमारा एक क्वेश्चन अगर और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक क्या, हाँ, इसके ही ऊपर है बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 0.84 ग्राम्स ऑफ अ मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बोल रहा है कि 0.84 ग्राम
MH मान रहे हैं, हाइड्राइड मान रहे हैं, मेटल हाइड्राइड में 0.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा? तो इसमें भी यही करना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इक्वेट कैसे करेंगे? तो इतना मेटल हाइड्राइड है, इतना हाइड्रोजन है, तो इसमें से पहले ये माइनस को तो मेटल का मास आ जाएगा। तो 0.80 मेटल का मास है, ठीक है। 0.80 मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो हमारा इक्विवेलेंट होता है। और हाइड्रोजन का मास मोल्स इनटू n फैक्टर, तो n मोल्स हाइड्रोजन के हम लोग को 0.04 हमारा हाइड्रोजन के ग्राम दिया है, तो 0.04 अपॉन 2 कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है। सिर्फ हाइड्रोजन दिया है ना, H2 तो नहीं, H ही दिया है सिर्फ, तो 1 ही ले लो इसका मास। और n फैक्टर क्या होगा हाइड्रोजन का? 1 तो कोई मैटर ही नहीं करता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो गया? अब 0.84 था ना बस, ये 0.80 और 0.4 420 इक्विवेलेंट वेट 20 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और एग्ज़ाम में रिकरिंग है, तो ये आना चाहिए। तो दिया है एक ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हैज़ 32% ऑक्सीजन। तो बोल रहा है ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हैज़ 32% ऑक्सीजन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मेटल का? तो जब दिया है मेटल के ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, तो इक्विवेलेंट ऑक्साइड मतलब मेटल का, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? तो परसेंटेज अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेटल, अगर ये 32% ऑक्सीजन है तो 68% मेटल होगा, अपॉन x कर दो। हमारा 34 ग्राम हमारा मेटल है। और अब 34 ग्राम का हम लोग फिर इक्विवेलेंट्स इक्वल करेंगे ना, तो 68 किया था ना मैं, 68 अपॉन x इज इक्वल टू 32 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट, हम लोग यहाँ मतलब परसेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं। हम लोग बस बेसिकली क्या इसमें कर रहे हैं, ये सी द लॉजिक। ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हैज़ 32% ऑक्सीजन, तो ये मान रहे हैं कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 68 ग्राम मेटल है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग का मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, मास ऑफ मेटल पता है इन अ मेटल हाइड्राइड, तो हम इक्विवेलेंट वेट इक्वल कर दे रहे हैं। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल, तो इक्विवेलेंट्स इक्वल कर 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का होता है 16 बाय ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो 16/2, ठीक है, तो 8 होता है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हमारा मेटल का मास 68 ग्राम दिया है, और इक्विवेलेंट वेट हमको तो ये हो गया x। फिर हमारा इससे x आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो x हमारा आ गया, ये तो कट के 8 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 4 17 आएगा आंसर। इक्विवेलेंट वेट 17 हो गया। अब एक और सवाल है, अच्छा है और आपको पता होना चाहिए।
तो दूसरा सवाल ये है कि A4 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब सॉरी A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम्स ऑफ इट्स ऑक्साइड, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा। तो बोल रहा है कि A1 ग्राम में A2 ग्राम ऑक्साइड मिलता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा। तो याद रखो कि इक्विवेलेंट वेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट्स इक्वल करते सबके ना, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल करते हैं सबका। तो A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, देन वेट ऑफ मेटल इज़, तो A1 ग्राम मेटल है, A2 ग्राम ऑक्साइड है, तो मेटल का मास कितना हुआ इसमें, A2 ग्राम, A1 ग्राम मेटल है, A2 ग्राम ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, तो A2 ग्राम माइनस A1 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो गया। अब पहले हम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स कितने हैं, A2 ग्राम माइनस A1 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 16/8, दैट इज़ equivalent weight of oxygen is molar mass of oxygen अपॉन ऑक्सीजन का अपॉन 2, तो ये 8 आ जाएगा equivalent weight of oxygen। ठीक है, अब वो मेटल का क्या होगा, मेटल का होगा A1 ग्राम ऑफ मेटल अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता ही नहीं है x, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यहाँ से क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 8 A1G अपॉन A2G माइनस A1G। तो कुछ ये 8 A1G A2G माइनस A1G,